अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी क्लास। वेलकम टू यू ऑल। आज से आपकी फिर से जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और ये तकरीबन 16 जनवरी तक कंटिन्यू रहेंगी। उसके बाद 18 जनवरी से आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे जिसमें फिर फेस टू फेस क्लासेस लिया करेंगे। तो आज जो है वो हम अपना टॉपिक दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम नेफ्रॉन को डिस्कस कर रहे थे। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जिसमें हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं उसके पार्ट्स कौन कौन से थे। नेफ्रॉन को हम कहते हैं इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का बेसिकली फंक्शनल यूनिट है। और आपको पता है कि नेफ्रॉन में बेसिकली जो पहला पार्ट है वो वुमेन कैप्सूल है। वुमेन कैप्सूल जो है उस ग्लोमेरुलस उसके अंदर मौजूद होता है। उसका नेक्स्ट पार्ट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स का है, जहाँ से बहुत सारी ट्यूब्स आगे लूप ऑफ हेनले बनाती हैं। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। देन वो कंबाइन करके दोबारा से डिस्टल ट्यूब्यूल्स बनाते हैं जो आगे एंड हो रहा है कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स पेल्विस के अंदर सारा यूरिन जो है वो इकट्ठा कर रही होती है। तो ये तो सारे थे इसके पार्ट्स। अब नेफ्रॉन में हमने उसकी वर्किंग जो है वो बेसिकली डिस्कस करनी है। जैसे उसमें पहला काम जो नेफ्रॉन का है वो फिल्ट्रेशन का है। ये ब्लड जैसे ही ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, ग्लोमेरुलस क्योंकि स्पॉन्जी है उसमें पोर्स होते हैं, वो उसको फिल्टर कर देता है क्योंकि प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा होता है। तो वो फिल्टर होके सारा जो है वो आगे चला जाता है वुमेन कैप्सूल के अंदर। यहाँ पर स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन है क्योंकि ग्लोमेरुलस की वॉल पोरस है, उसमें पोर्स हैं। और क्योंकि ब्लड एक ख़ास फ्लो के साथ आ रहा होता है, उस प्रेशर को हम फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं। और इस तरह ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट आगे जाता है वुमेन कैप्सूल में, फिल्टर होने के बाद जो ब्लड जाता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, और ये सब वाटर के अंदर मिक्स हुए हुए होते हैं। रीएब्जॉर्प्शन होता है सेकंड फिनोमिना, सेकंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको हमने वेस्ट मटेरियल के साथ बाहर नहीं बॉडी से रिमूव करना, एक्सक्रीट नहीं करना, बल्कि हमने उसको बॉडी को वापस कर देना है ताकि हमारे अंदर उन चीज़ों की डेफिशिएंसी ना हो। तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद होते हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो फिल्ट्रेट जैसे ही वहाँ से निकलता है वुमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है, तो उस दौरान रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है। और सिर्फ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जब वो जाता है तो उसके पास नाइट्रोजिनस वेस्ट या कुछ वाटर और सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। सिक्रीशन थर्ड प्रोसेस है, फंक्शन है नेफ्रॉन का, जिसमें ट्यूबुलर एपिथेलियम खास किस्म के सब्सटेंसेस इन कैविटी ट्यूब्यूल्स की जो खाली जगह है, कैविटी जिसे हम ल्यूमन कहते हैं, उसमें सिक्रीट आउट करता है। और वो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती है। उसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो कि बेसिकली पीएच बैलेंस करने के लिए होते हैं, और फिल्ट्रेट इस तरह पास ऑन होता हुआ ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव कर जाता है। कंसंट्रेशन की बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, तो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में जब वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, कम अवेलेबल है, तो वाटर की कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको कंजर्व कर लिया जाए, उसको ज़ाया होने से बचाया जाए। इस मकसद के लिए जो फिल्ट्रेट है वो दो काम कर रहा होता है, एक है काउंटर करंट और दूसरा मैकेनिज्म हार्मोनल मैकेनिज्म कहलाता है। तो सफिशेंट या एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जब वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ये जो रीएब्जॉर्प्शन है वाटर की वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उस टाइम हमें ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, हमारे पास पहले ही बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी अवेलेबल है। तो फिर हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं विद द यूरिन। तो इसीलिए ये जो ADH है, जो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोनल मैकेनिज्म चल रहा है, जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, जैसे हम ADH का नाम देते हैं, उसकी सिक्रीशन रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी कंसंट्रेशन बनती है, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन में होंगे या कंसंट्रेटेड, वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है या सफिशेंट सप्लाई ऑफ वाटर है। ठीक है, तो मेमेलियन किडनी जो है वो बेसिकली ये काम कर रही होती है यूरिन फॉर्मेशन का, उसमें इन्वॉल्व होती है, उसने ही वाटर को कंजर्व भी करना होता है। तो वो इस पूरे प्रोसेस के दौरान ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से 99.5% वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अब इसमें ये तो हार्मोनल एक आप पढ़े ना ADH की प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, वो हार्मोनल है। दूसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म है
इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है किडनी का बेसिकली वो ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड हो जाता है फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट। किडनी के कॉर्टिकल सबसे बाहर वाले पार्ट से अंदर की तरफ मूव करते हैं मेडुला में, तो वहाँ कंसंट्रेटेड हो जाता है। इनर मेडुला में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है क्योंकि वहाँ पर यूरिया मौजूद होता है, तो वहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। ये मैकेनिज्म ग्रेजुअली ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर करता है from the filtrate back to kidney as it passes downward in the descending loop of Henle। वो क्या करता है, यानी कि जो फिल्ट्रेट है वहाँ से वाटर वापस किडनी में चला जाता है और वहाँ से पास ऑन होता हुआ कहाँ से जाता है, बाय डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का काम है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना, जबकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का काम है सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, तो असेंडिंग क्या करेगा, वो आउटफ्लो ऑफ वाटर नहीं अलाउ करता, जबकि वो सोडियम आयन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होता है ताकि सोडियम आयन जितना ज़्यादा भी अवेलेबल है वो बॉडी को अवेलेबल हो जाए थ्रू किडनी। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के थ्रू वो वापस डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप में चले जाता है वाटर और सॉल्ट, वहाँ से वो किडनी को वापस सप्लाई कर दिया जाता है क्योंकि इसके बाद डिस्टल पार्ट में उस फिल्ट्रेट ने जाना है, वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में और वहाँ से पेल्विस में, वहाँ पर तो यूरिन की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, तो इसीलिए वो पहले ही लूप ऑफ हेनले के थ्रू वापस बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हार्मोन्स की। तो जो एक्टिव सोडियम अपटेक है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, वो एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, उसके थ्रू हो रही होती है। ठीक है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स, आपने देखा ना एड्रीनल कॉर्टेक्स एक स्पेसिफिक पार्ट है किडनी के ऊपर, जो ग्लैंड है येलो कलर की कैप लाइक, वो बेसिकली ये हार्मोन सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन। और दूसरा जो है वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प कर रहा होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है और वो वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होता है। किडनी खुद भी एज अ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन काम करती है, उसमें आपको पता है कि बेसिकली यूरिन की प्रोडक्शन होना वो डिपेंड करता है वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर, कि वाटर कितना अवेलेबल है वो किडनी अपना उसके हवाले से फंक्शन प्ले करती है। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन उसमें होता है, और जैसे जैसे आपको पता है वाटर ज़्यादा अवेलेबल होगा तो आपके पास डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे विद वाटर। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, कम पानी अवेलेबल है, तो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, इसमें स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस वेस्ट ही मौजूद होंगे। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी प्रॉब्लम्स की बात करें तो समटाइम अनयूजुअल कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि उसमें हमारी किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रही है, तो या किडनी फेल हो गई है, तो वो किडनी डिजीज़ की तरफ हम जाते हैं। तो किडनी स्टोन उसमें पहली डिजीज़ है। स्टोनी मटेरियल किडनी के अंदर मौजूद हो सकता है और ऑब्वियसली वो ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट पैदा करेगा किडनी के फंक्शन में, और अगर वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगी तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और किडनी एटलीस्ट काम करना बंद कर देगी। ठीक है, ये केमिकल नेचर के होते हैं, ये ड्यूरिंग मेटाबॉलिक डिजीजेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जैसे इसमें एक डिजीज़ हाइपर कैल्सीमिया है। हाइपर मीन हाई लेवल, कैल्सीमिया मीन कैल्शियम, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। और ये दूसरी डिजीज़ की वजह से कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर और ऑब्वियसली हाइपर कैल्सीमिया की डिजीज़ हो जाती है। हाइपर ऑक्सिलेरिया, हाइपर मीन हाई लेवल ऑक्सिलेरिया, ऑक्सिलेट्स ये भी एक फैक्टर है जो कि कैल्शियम ऑक्सिलेट के स्टोन्स बनाने में इन्वॉल्व है, जो किडनी स्टोन्स हैं। ऑक्सिलेट ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स में और टोमेटोज वगैरह के अंदर होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप जो स्टोन्स होते हैं वो 70% होते हैं किडनी में होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो 70% चांसेस हैं कि उसको कैल्शियम ऑक्सिलेट वाले स्टोन्स हों। इसी तरह 15% चांस होता है कि कैल्शियम फॉस्फेट वाले स्टोन्स प्रोड्यूस हों, और सिर्फ 10% चांस है कि यूरिक एसिड वाले स्टोन्स मौजूद हों। फिर ये जो सॉल्ट्स हैं ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन के दौरान। मतलब प्रेसिपिटेट आउट का मतलब कि यूरिन के अंदर जब रीएब्जॉर्प्शन हो रही है सॉल्ट्स की, वाटर की, तो ये किडनी के अंदर ही इकट्ठे हो जाते हैं। जब बॉडी को नहीं ना जा रही है वापस, ब्लड के अंदर नहीं जा रही है, किडनी में इकट्ठे हुए जा रहे हैं और वहाँ पर एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू किडनी स्टोन्स को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। सर्जिकली आप इस तरह कहते हैं कि वो एक माइनर सी सर्जरी होती है। ठीक है,
जो हम इसको सर्जरी में काउंट नहीं करते, पहले ये होता था कि प्रॉपर कट लगाया जाता था और फिर वहाँ से जो है वो स्टोन्स निकाल, जैसे सर्जरी की जाती है। तो ये लिथोट्रिप्सी नॉन सर्जिकल एक टेक्निक है जिसमें हम स्टोन्स को रिमूव करते हैं, लेकिन उसमें लेजर्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो एक सुराख तो ज़रूर किया जाता है बॉडी के अंदर जहाँ से लेज़र को अंदर डाला जाता है, लेकिन वो एक माइनर सा ही होता है। तो इस टेक्निक में स्टोन्स को ब्रेकअप किया जाता है जो कि गॉल ब्लैडर, किडनी या यूट्रस के अंदर या यूरेटर के अंदर जो है वो बन जाते हैं। यूट्रस के अंदर तो बेसिकली स्टोन्स नहीं बनते, वहाँ पर सिस्ट वगैरह होती है, तो उनको भी इस तरह से रिमूव किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो तरीके हैं जो कि बेसिकली कॉमनली हम लिथोट्रिप्सी के दौरान यूज़ करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है जिसमें हम हाई कंसंट्रेशन में एक्स रेस या अल्ट्रासाउंड रेस वेव्स जो हैं उन्हें एक मशीन के थ्रू बॉडी के बाहर से स्टोन्स के अंदर डालते हैं। वो शॉक उन स्टोन्स को छोटे छोटे पीसेस में सैंड की तरह रेत में बदल देती है, और वो फिर वहाँ ऐसे पेशेंट को कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि यूरिन फॉर्मेशन हो और उस दौरान वो सारा सैंड लाइक मटेरियल जो है वो बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाए। रीनल फेलियर है, रीनल वर्ड हम किडनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो किडनी फेलियर रीनल फेलियर कहलाता है। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी और केमिकल फैक्टर्स भी हैं जो नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, उसके ग्लोमेरुलर पार्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो ये इसमें बेसिकली यूरिया या दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, यूरिया इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एनीमिया हो सकता है, ठीक है। इन ब्लड प्रेशर और एनीमिया के केस की वजह से यूरिया की फॉर्मेशन बढ़ रही है, ठीक है। डायलिसिस की बात करते हैं तो क्रॉनिक रीनल फेलियर जो है, यानी जिसमें शदीद डैमेज हो सकता है, उसमें किडनी कम्प्लीटली अपना काम करना बंद कर देती है, और ऑब्वियसली क्योंकि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही तो आपकी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव नहीं होगा, और इसके रिमूव ना होने से क्या होगा, जो पेशेंट का ब्लड है वो क्लीन नहीं हो पाएगा, और इसके लिए फिर हम एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करते हैं जिसे डायलाइजर का नाम देते हैं। वो या फिर हम बॉडी के अंदर एब्डोमेन में ही पेट वाले हिस्से से ही फिल्ट्रेट मटेरियल जो है वो फिल्टरिंग का प्रोसेस रन करते हैं। तो वेस्ट या एक्सेसिव वाटर वो इस तरह से इन ट्रीटमेंट्स के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दो तरीके, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग ऑफ ब्लड। इस प्रोसीजर के अंदर हम बेसिकली एक आर्टिफिशियल किडनी यानी मशीन यूज़ करें, इसे डायलाइजर कहते हैं। इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। डायलाइजर में दो स्पेसेस हैं जिनके बाहर एक थिन मेम्ब्रेन है, ये आपको डायग्राम में दिखाया भी हुआ डायलाइसिस का प्रोसेस। इसमें दो बेसिकली मेम्ब्रेन्स हैं और स्पेसेस हैं मेम्ब्रेन्स के इर्द गिर्द, और बेसिकली वो एक साइड से मेम्ब्रेन की मूव कर रहा होता है ब्लड, और उसके ऑपोजिट साइड पर एक दूसरी मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे डायलाइसिस फ्लूइड कहते हैं। वेस्ट और एक्सेसिव वाटर जो है वो ब्लड के थ्रू पास ऑन होता है और वो इन मेम्ब्रेन्स में से होता हुआ डायलाइसिस फ्लूइड में पास ऑन हो जाता है। क्योंकि इनकी डायरेक्शन फ्लो की ऑपोजिट है, इसीलिए मटेरियल एक से दूसरे ब्लड से उस डायलाइसिस फ्लूइड में एक्सचेंज हो जाता है, तो वेस्ट मटेरियल उसमें चला जाता है और आपको जो ब्लड है वो प्यूरिफाई यानी क्लीन होकर वापस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस भी सेम प्रिंसिपल पर ही वर्क करती है, लेकिन उसमें एब्डोमेन के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम पेरिटोनियल कैविटी का नाम देते हैं। ये जो कैविटी है उसके बाहर एक लाइनिंग होती है, थिन एपिथेलियम, जिसे हम पेरिटोनियम का नाम देते हैं। ये जो पेरिटोनियम है बेसिकली ये हेल्पफुल है मटेरियल को फिल्टर करने के लिए। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम फिल कर देते हैं डायलाइसिस फ्लूइड, ठीक है, जो कि बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इंसर्ट किया जाता है जिसे कैथेटर का नाम देते हैं। कैथेटर एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है या किसी मटेरियल को डालने या निकालने, ड्रेन करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक्सेसिव वाटर और वेस्ट पेरिटोनियम में जो है वो
पेरिटोनियम के अंदर जाहिर सी बात है ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, वहाँ से फिल्टर होकर मटेरियल चला जाता है, ब्लड जो है वो फिल्टर होकर वापस बॉडी को सप्लाई हो जाता है और सारा जो मटेरियल था वेस्ट मटेरियल वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। ये प्रोसेस काफ़ी दफ़ा रिपीट किया जाता है। तो वो पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर पर भी कर सकते हो और उसके लिए जो है वो आपको काफ़ी दफ़ा करना पड़ता है, दिन में सेवरल टाइम भी आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जो हीमोडायलिसिस है वो आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही करते हैं, उसकी एफिशिएंसी ज़रा ज़्यादा है और वो हॉस्पिटल में ही की जाती है। ठीक है, डायलाइज़र जो है वो एक किडनी मशीन है जो सेम प्रिंसिपल पर काम करती है, उसी तरह काम करती है जैसे कि हमारी किडनी काम कर रही होती है। उसका काम भी नाइट्रोजिनस वेस्ट को और एक्सेसिव वाटर को ब्लड से रिमूव करना है। लेकिन ये तब काम करती है जब किडनी फेल हो चुकी होती है और ये तब तक हम करवाते हैं डायलिसिस का प्रोसेस जब तक कि कोई पेशेंट को मैचिंग डोनर नहीं मिल जाता, कोई किडनी नहीं मिल जाती, ठीक है, जो उसे मैच करती हो। अगर आपको मैचिंग डोनर मिल जाता है तो ऑब्वियसली फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ मूव करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि बॉडी में किडनी को एक्सचेंज कर दिया जाता है हेल्दी किडनी के साथ किसी दूसरे की किडनी के साथ। डायलिसिस जो है वो इसमें टेम्परेरी मैयर है, वो हम ज़्यादा अरसे तक नहीं चला सकते, उसके लिए किडनी डोनर की ही ज़रूरत होती है ताकि प्रॉपर काम हो सके। रीनल फेलियर जो हाई डिग्री का हो जाता है, बहुत ज़्यादा जिसमें किडनी ख़राब हो जाती है, काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, इवन डायलिसिस से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, आप वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं कर पा रहे हो, जैसे यूरेमिया या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं। और इसमें डायलिसिस जो है वो डन एंडलेसली होती है और उसमें उसके बाद यानी हम फिर फर्दर डायलिसिस नहीं करते बल्कि मैचिंग डोनर जो है वो किडनी जो हमें किसी दूसरे से मिल जाती है अगर, तो उसकी सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, सर्जरी करके आपकी बॉडी से पुरानी किडनी को निकाल कर उसकी जगह वो हेल्दी किडनी जो है वो लगा दी जाती है और यही उस परमानेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन इसके लिए टिश्यूज़ का, आपकी बॉडी के सेल्स का और उस किडनी के साथ जो आप लगाना चाह रहे हैं मैच होना ज़रूरी है ताकि वो उसमें फिर जाकर प्रॉपर काम कर सके अपना। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया किडनी के स्टोन्स को, किडनी डिजीज़ को, जिसमें किडनी स्टोन्स थे, किडनी फेलियर था, उसके फिर ट्रीटमेंट हमने पढ़ी, लिथोट्रिप्सी है, इसी तरह से हमने पढ़ लिया कि ये डायलिसिस की जाती है या फिर हम किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इससे पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके थे और हमने आज उसके फंक्शंस डिस्कस किए। फिर लूप ऑफ हेनले किस तरह से सोडियम और वाटर की काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू रीएब्जॉर्प्शन कर रहा होता है और इसके अलावा सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में हार्मोनल मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है। 2 हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बॉडी में बैलेंस रखने के लिए। यूरिन कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई ऑफ वाटर कैसी है, रिस्ट्रिक्टेड है या सफिशेंट है। अगर रिस्ट्रिक्टेड होगी तो ऑब्वियसली पानी जो है वो सप्लाई नहीं, पानी जो है वो हमारी बॉडी को चाहिए, इसीलिए कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। जबकि अगर डाइल्यूटेड है यूरिन तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। तो इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। किडनी स्टोन स्पेशली लॉन्ग भी आ सकता है। थैंक यू सो मच।